तो इस वक्त हम लाइव हैं और लाइव आने का कारण है हरियाणा के जो बहुप्रतीक्षित चुनाव, सबसे भी ज्यादा बहुप्रतीक्षित जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट 90 उम्मीदवारों में 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले फैसले हैं, जैसे कि बबीता फोगाट, पहलवान बबीता फोगाट, जो कि विनेश फोगाट की बहन भी हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। और कुछ जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो हुआ है, जैसे कि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को करनाल की जगह इस बार लाडवा सीट से टिकट दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह, बड़ी चर्चा चल रही थी कि वो नाराज हैं क्योंकि उनकी बेटी को टिकट शायद नहीं मिल पा रहा है, मगर ऐसा उनकी बेटी आरती राव को टिकट दे दी गई है। इसी तरीके से आप देखिए, जजपा से आए पूर्व मंत्री अनूप धानक को उकलाना से टिकट दी गई है। तोशाम में अभी हाल में देखा कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी, तो तोशाम से ही वो विधायक थी, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। अब तोशाम की विधानसभा जो सीट है, जो उनकी पारिवारिक सीट है बंसीलाल परिवार की, तो वहां से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दे दी गई है। तो तमाम फैसले ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा थी, जिनकी अपेक्षा नहीं थी। एक बार मैं बारी बारी से बता देता हूँ 67 नाम जो हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ेंगे। कालका से शक्ति रानी शर्मा, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला शहर से असीम गोयल, मुलाना से संतोष सरवन, सडौड़ा से श्री बलवंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। जगधारी से कमरपाल गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। यमुनानगर से घनश्याम देहास अरोड़ा, रादौर से श्याम सिंह राणा, शाहबाद से सुभाष कलसाना, थानेसर से सुभाष सुधा, पेहोवा से कमलजीत सिंह अजराना, गोला से कुलवंत बाजीगर, कलायत से कमलेश ढांढा, कैथल से लीला राम गुर्जर और नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी, इंद्री से राम कुमार कश्यप, करनाल से जहां अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं वो थे विधायक, अब वहां जगमोहन आनंद को टिकट दी गई है। गरौंदा से हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, इसराना से कृष्णलाल पवार, समालखा से मनमोहन भड़ाना, खरखौदा से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद शर्मा, सफेदों से रामकुमार गौतम, जींद से कृष्णलाल मिड्ढा, उचाना कला से देवेंद्र अत्री, उचाना कला वही सीट है जहां से उप मुख्यमंत्री जब तक थे दुष्यंत चौटाला वो विधायक हैं। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, फतेहाबाद से डूडाराम बिश्नोई, रतिया से सुनीता दुग्गल, कलामली से राजेंद्र देशजोधा, रनिया से शीशपाल कंबोज, आदमपुर से भव्य बिश्नोई की टिकट हुई है। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और युवा नेता हैं, और कुलदीप बिश्नोई का आप नाम जानते होंगे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल के बेटे हैं। उस तरीके से उनकी टिकट हुई। आदमपुर उनकी अपनी घर वाली धमक वाली सीट है। उकलाना से अनूप धानक हुए हैं। नानौन से कैप्टन अभिमन्यु का टिकट हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु बड़े नेता हैं, नानौन सीट से पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार उनको फिर से चुनाव मैदान में जगह दी गई है। पिछली बार इनका नाम संभावित मुख्यमंत्रियों में भी देखा जा रहा था कि अगर दोबारा सरकार आती है तो हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, मगर वो विधायक के चुनाव हार गए थे। हांसी से विनोद भयाना है, बरवाला से रणबीर गंगवा, हिसार से कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहार, लोहारू से जेपी दलाल, पधरा से उमेश पातुआस, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सर्राफ, तोशाम से श्रुति चौधरी, जो हमने आपको बताया श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, मेहम से दीपक हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। मेहम अपने आप में चर्चित सीट है। यहाँ के पुराने समय में नब्बे के दौर में हिंसा हुई थी। गढ़ी सांपला की लोही की बात करें, मंजू हुड्डा लड़ेंगी। करनौर से रेणु डाबला, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, झज्जर से कप्तान बिरधाना, बेरी से संजय कबलाना, अटेली से आरती सिंह राव। तो ऐसे तमाम टिकट आप देखिए जारी हुए हैं। अब एक बार कुछ बचे नाम और वो भी मैं बता देता हूँ। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, कोसली से अनिल रहीना, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोहना से तेजपाल तंवर,
पलवल से गौरव गौतम, पृथला से टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर। तो ये हो गए वो 67 नाम जो अभी 90 में 67 नामों की घोषणा हुई। हमने अपने दर्शकों को सभी 67 नाम बता दिए। पंकज जी, आपने देखा कि तमाम जो चर्चा थी, जैसे किरण चौधरी भाजपा में जिस तरीके से शामिल हुई, तो चर्चा थी उनको राज्यसभा भेज दिया गया, उनकी सीट जो है तो शाम वहां से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी की बड़ी बात चलती थी, तो उनके परिवार में भी टिकट दे दी गई है। तो ये मसले आप देखिए, कई सारे मसले जो चल रहे थे टेंशन वाले, वो भाजपा ने इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सुलझाने का प्रयास किया है। कैसे देख रहे हैं इस वाली लिस्ट को पंकज जी? देखिए, मैं इस तरीके से देख पा रहा हूं कि भाजपा के लिए तीसरी बार हरियाणा जीतना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो है नहीं, क्लियर कट मेजॉरिटी है नहीं। बीजेपी के साथ कई घटक दल हैं। अब देख लीजिए, 2 राज्य में चुनाव होना है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, और उसके बाद फिर झारखंड और महाराष्ट्र में। तो इन चारों राज्य को आप देखेंगे तो एक एक राज्य बीजेपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर इन राज्यों में बीजेपी की जीत नहीं होती है, कम से कम 4 में 2 राज्य में भी बीजेपी की जीत नहीं होती है, तो केंद्र में सरकार चलाते रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। एक तो घटक दल का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, दूसरा आप जान लीजिए विपक्ष इस तरीके से चढ़ बैठेगा कि बीजेपी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए मैं ये देख पा रहा हूं कि बीजेपी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती है, आप हर चुनाव में देखें तो बीजेपी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती है, ऐसा प्रयोग करती है जिससे लोग कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये बीजेपी पार्टी है जो इस तरह का प्रयोग कर सकती है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रयोग हरियाणा में टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए पहली बार जब 2014 में सरकार बनी थी 47 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2000 उस समय क्लियर मेजॉरिटी था। 2019 में मिली सरकार बनी तो उस समय क्लियर मेजॉरिटी नहीं था, बीजेपी 40 सीट पर अटक गई। जी हाँ, आपको याद होगा। तो अब सवाल उठता है कि तीसरी बार जहां एंटी इनकम्बेंसी चरम पर होगा, बीजेपी ने उसको दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर भी बदला है, नायाब सिंह सैनी सीएम बने हैं, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, उनको केंद्र में लाया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम चेहरों की मदद से क्या बीजेपी फिर से हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होगी? क्योंकि आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दिखता है और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आक्रामक दिखते हैं, और साथ ही साथ पिछले 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको बीजेपी कैसे बीट कर पाएगी, और हरियाणा जहां कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है उसको बीजेपी कैसे हरा पाएगी? बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये बात ठीक है कि बीजेपी की लिस्ट में आप देखें तो सोहना से संजय सिंह जीते थे पिछली बार, इस बार बदल दिया गया, तेजपाल तंवर सोहना से उनको टिकट मिला है, अटेली से आरती सिंह राव को मिला है। ये इंपॉर्टेंट उम्मीदवार है। कालका से शक्ति रानी शर्मा, अंबाला कैंट से अनिल विज जो कि बीजेपी के बड़े फाइटर नेता जाने जाते हैं, कद्दावर नेता, हालांकि कुछ समय से नाराज चल रहे थे, उनको मैनेज करने का प्रयास किया गया। और लेकिन आप ये देख लीजिए कि अपने कार्डर्स में वो बहुत पॉपुलर हैं, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उससे बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं रहते हैं। लाडवा से नायाब सिंह सैनी जो कि सीएम के तौर पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने 90 में से 67 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो वहां के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भी मौजूद थे, साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। अब ये देखना होगा कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी हरियाणा में किस हद तक कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सौरभ, ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत है, कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं है।
और बीजेपी जी, की सरकार पिछले 10 सालों से है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बीट करना सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है बीजेपी के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। हरियाणा में हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका सामना करना पड़ेगा। इस बीच 67 सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। 17 विधायकों को फिलहाल रिपीट किया गया है इस लिस्ट में, 67 नामों में जो है, और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है। और झटके के तौर पर एक मंत्री जो है, भाजपा ने रनिया सीट से जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उनकी टिकट काट दी है। तो और इसके अलावा अगर और झटकों की बात करें तो पिछली बार सर की दादरी से चुनाव लड़ी थी बबीता फोगाट, महावीर फोगाट की बेटी हैं, दंगल गर्ल हैं, उनको इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। इसी तरीके से हिसार से टिकट की दावेदारी जता रहे थे नवीन जिंदल परिवार के सदस्य, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं कमल गुप्ता, उनको ही टिकट दिया गया है। तो ये कुछ झटके हो गए। इसी तरीके से 3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुई थी अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा, उनको कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप देखिए कुछ लोगों के लिए खुशी की बात है कि जैसे किरण चौधरी हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को एडजस्ट कर लिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जो है इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव को दे दिया गया है। तो लोगों को, एक मंत्री को और बबीता फोगाट को, नवीन जिंदल जैसे लोगों को झटका भी लगा है। कुबुल जी, आपने भी लिस्ट देख ली होगी, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इस पर। पहली बात तो यह कि जिन लोगों को खास तौर से कल जो भारतीय जनता पार्टी में अभी परसों शामिल हुए हैं, उन तीनों लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। जी, चाहे वो बबीता फोगाट का टिकट कटना हो, वहां से जो है सुनील सांगवान जो कि जेलर रहे हैं, वो वहां नौकरी छोड़ के आते हैं रविवार को अपना जो है बीआरएस के लिए अप्लाई करते हैं, उसी दिन मंजूर हो जाता है और सोमवार को वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और बुध को वो उनको टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी दे देती है। वो टिकट जी, वही उसी सीट से मिलता है जहां से बबीता फोगाट पिछली बार चुनाव लड़ी थी और वहां हार गई थी, और इस बार भी वो वहां से टिकट मांग रही थी, उनको नहीं मिला। एक चीज, हुँ, बीजेपी ने पिछली बार जो 3 खासतौर से खिलाड़ियों को लड़ाया था, बबीता हुँ, फोगाट, योगेश्वर दत्त और जो है संदीप सिंह, तीनों को भारतीय जी, जनता पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। एक चीज, इसके ये अलावा बड़ा पॉइंट। जैसा कि अभी पंकज भाई भी कह रहे थे, संजय सिंह जो मंत्री हैं उनका टिकट कट गया है। इसके अलावा जी, सीमा त्रिखा जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका अभी उस सीट पे कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया। एक डॉक्टर बनवारी लाल गुप्ता, इनके भी सीट पे टिकट अभी घोषित नहीं हुआ। इसके अलावा जो है रणजीत सिंह चौटाला, जो कि निर्दलीय जी, विधायक जीते थे 2019 में, हुँ, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो हुँ, वहां से टिकट मांग रहे थे। दूसरा है कि गोपाल कांडा के भाई अपने बेटे के लिए वहां से टिकट मांग रहे थे, दोनों को वहां भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। रणजीत सिंह चौटाला का टिकट इस बार नहीं मिला। पिछली बार वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको टिकट नहीं दिया। एक चीज, दूसरी हुँ, चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार थोड़ा सा, क्योंकि लगातार तीसरा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को, जैसा अभी पंकज भाई भी कह रहे थे कि भारतीय जी, जनता पार्टी जो 2019 में जिस तरह से जीत के 2014 में जो पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जिस उम्मीद के साथ आई थी, वो 2019 में उसका ग्राफ डाउन हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 5 सीटें दूर रह गई थी। तो इस जी, बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में 50-50 का रिजल्ट रहा है 5-5 हुँ, सीटों का। वोट परसेंटेज भी देखें तो 2% का थोड़ा सा डाउनफॉल जो है अंतर रहा है, कांग्रेस का थोड़ा बेहतर रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की हैट्रिक लगाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ज्यादा लग रहा था, और इस बार जो कोई भी अगर राज्य सरकार 2 बार सत्ता में रहती है, तीसरी बार चुनाव जाती है, तो उसको तमाम चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझा है और इस बात को समझते हुए जो है अपने कुछ जो है जो 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 लोग जो है पिछली बार बहुत बेहतर चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उनको इस जी, बार ड्रॉप किया है, क्योंकि बबीता फोगाट पिछली बार तीसरे नंबर पे थी। जी, सुनील सांगवान के पिता जो है सतपाल सांगवान नंबर 2 की पोजीशन पे थे और जेजेपी से चुनाव लड़े थे। इसी को देखते हुए जी, सुनील सांगवान की एंट्री होती है और सतपाल जी, सांगवान जो है वहां से 2 बार विधायक रहते हैं। तो भाजपा ने हुँ, उस सांगवान की जो विरासत है उसको देखते हुए वहां से चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि इस हुँ, बार माना जा रहा है कि कांग्रेस वहां से विनेश फोगाट को चुनाव लड़ा सकती है। इसको देखते हुए जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है ताकि वहां पे हुँ, जीता जा सके, इसीलिए बबीता फोगाट को वहां से ड्रॉप किया गया है। इसी तरह से रणजीत सिंह चौटाला,
रणजीत सिंह हम्म, चौटाला वहां जीत रहे थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है उनके खिलाफ सत्ता की इंडियन कमेसी है। जिस तरह से वो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़े थे और ये माना जा रहा था कि जीत के आएंगे, उन पे भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया था, वो कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए जी, बीजेपी ने वहां पे जयप्रकाश जीते थे जो कि हुड्डा के करीबी हैं। तो मुझे हम्म, लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को बाखूबी समझते हुए उनको हम्म, ड्रॉप किया है, और इसीलिए वो निर्दलीय होकर बीजेपी में शामिल होने के बावजूद उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी जी, के लिए इस बार जिस तरह की सियासी केमिस्ट्री बनाई है, वहां की सोशल इंजीनियरिंग देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस बार वहां हरियाणा में जो परिवारवाद को लेकर लगातार आक्रामक रहती थी, उससे परहेज नहीं जी, किया है। चाहे वो हम्म, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को चुनाव लड़ाने की बात हो, या फिर जी, जो है किरण चौधरी के बेटी श्रुति को चुनाव लड़ाने की बात हो, या फिर राव इंद्रजीत के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी, इस बात को बाखूबी समझती है। और जो है हम्म, इस बार जो है जो तीन दिग्गज नेता हैं, तीनों दिग्गज नेता, तीनों के दादा जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसको देखते हुए उनकी हम्म, राजनीतिक विरासत को कैश कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसीलिए उन पे दांव लगाया है। एक और चीज इसमें है कि इस बार भी जो जी, खास तौर से मेवात के इलाके की जो सीटें हैं, जहां पिछली बार बीजेपी ने हम्म, 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, इस बार अभी उन पे कैंडिडेट नहीं घोषित हुए हैं। तो उस पे भी एक हम्म, नजर है कि आने वाले समय में क्या भाजपा जो पिछली बार मेवात में 2 कैंडिडेटों को नूह में और वहां चुनाव लड़ाई थी, क्या इस बार भी वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती क्यों है या नहीं? जी, क्योंकि बीजेपी ने जी, अभी हरियाणा में जिस तरह से आक्रामक प्रचार किया है, और खास तौर से वो देखते हुए, और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश तमाम लोकसभा चुनाव में भी तमाम मुस्लिमों को नजरअंदाज किया, तो उसको देखते हुए लग रहा है इस बार वहां पे उस चीज से थोड़ा सा परहेज कर सकती है। लेकिन जिस तरह हम्म, से नूह और मेवात के इलाके में 70% के आसपास 80% मुस्लिम मतदाता हैं, वो नजरअंदाज हम्म, करना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल हो। बिल्कुल मुश्किल होगा। और जो आपने एग्रेसिव अटैक जिस तरीके से कर रही है बीजेपी, एग्रेसिव इस चुनाव में दिख रही है, उस लिहाज से भी वो मुझे लगता है सूट नहीं करता, तो शायद वहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग खिलाड़ियों की बात कर रहे थे कि किस तरीके से बबीता फोगाट का टिकट कटा है, संदीप सिंह और योगेश्वर दत्त का नाम नहीं है इस लिस्ट में। तो एक खिलाड़ी का नाम शामिल भी किया गया है, महम से भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा को बीजेपी ने टिकट दी है। जो और जो हम झटकों की बात कर रहे थे, और आपने जो बात बोली कि बीजेपी इस बात का खास ख्याल रख रही है कि आप पिछला चुनाव कैसा लड़े थे, इस चुनाव को कैसा लड़ पाएंगे, क्या आपके जीतने के चांसेस हैं कि नहीं है, उस आधार पर ही टिकट दिए गए हैं। इसीलिए तमाम विधायकों के आप देखिए टिकट काटे भी गए हैं, एक मंत्री का टिकट भी काटा गया है, बबीता फोगाट का भी टिकट काटा गया है। साथ ही नवीन जिंदल जो कि लोकसभा चुनाव लड़े थे कुरुक्षेत्र से, और बहुत ही करीबी मुकाबले में चुनाव जीते थे, जितनी उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, वैसा चुनाव नहीं रहा। मुझे लगता है ये भी कारण रहा होगा कि बीजेपी ने वहां पर अपने ही जो अभी मौजूदा विधायक हैं और मंत्री हैं कमल गुप्ता, उनको फिर से टिकट दी, जिंदल परिवार की डिमांड नहीं पूरी गई की गई। तो मुझे लगता है कि जो विनिंग एबिलिटी है ये आपके अंदर है कि नहीं, ये बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर इस बार रह रहा है, क्योंकि चुनाव कांटे का है। जितना जानकार अभी तक हरियाणा में है, जो पॉलिटिकल जानकार जिनको मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव इस बार 1-on-1 है, बाइपोलर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है इस बार। पिछली बार की तरह नहीं है कि जेजेपी भी एक थर्ड फोर्स है, थर्ड फ्रंट है, या इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है वो है, तो वो उतना प्रभावी अभी तक जो जमीन पर लोग कह रहे हैं उतना नजर नहीं आ रहे हैं। तो 1-on-1 का चुनाव है, इसीलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पंकज जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या कोई थर्ड प्लेयर इसमें इस बार शामिल होगा? जैसे कि दावा इनेलो और बसपा गठबंधन का है, और अभय चौटाला लगातार दावा कर रहे हैं कि हम किंग मेकर होंगे, थर्ड फ्रंट के तौर पे हम उभरेंगे। ऐसे ही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम इस बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और हम ही तय करेंगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा कौन चलाएगा। दोनों लोग दावा कर रहे हैं, मगर तमाम जानकार कह रहे हैं कि नहीं, 1-on-1 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस बार फाइट है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो उसको देख करके तो यही लगता है कि ये इस बार का कंटेस्ट बाइपोलर होगा। मतलब दो हम्म, दल के बीच में ही होगा, एक बीजेपी होगी, दूसरी कांग्रेस होगी। लेकिन हम्म, सौरभ, क्या होता है कि कई बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में खासा अंतर देखने को मिलता है। लोकसभा जी, चुनाव में जो आप देखते हैं, क्योंकि वो नेशनल पर्सपेक्टिव से चुनाव लड़ा जाता है, और जी, विधानसभा चुनाव में लोकल इश्यूज बहुत हावी होते हैं। आप हम्म, देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे स्टेट होते हैं जहां बीजेपी क्लियर कट विनर दिखती है, लेकिन वहीं पर जब आप विधानसभा चुनाव देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि एंटी बीजेपी मतदाता वोट करते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हो, इनेलो हो या जेजेपी हो, ये दोनों वहां के लोकल प्लेयर तो हैं ही, इनकी वजह से पॉलिटिक्स प्रभावित तो होता ही रहा है। ये बात और है कि अगर आप बीजेपी के लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट में आप पाएंगे कि जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है बीजेपी में। जी। देवेंद्र बबली को टोहाना से टिकट दिया गया है, राम जी। कुमार गौतम को तफीदों से, और और उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिला। तो ये जो तीनों उम्मीदवार हैं वो तो जेजेपी के पूर्व विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? तो अक्सर ऐसा तभी होता है जब ये दिखाई पड़ता है कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उसका बेहतर फ्यूचर नहीं है, और इसीलिए वो नेशनल पार्टी में जगह खोजते हैं। और आप देख लीजिए ये जो 3 विधायक हैं इनको जगह मिल भी पाया है, टिकट मिल भी गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप हरियाणा को देखें तो हरियाणा छोटा राज्य है, 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से 5-5 बीजेपी और कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार आपको मैदान में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा में अगर कांग्रेस के भीतर आप कहें तो इन फाइटिंग्स भी बहुत ज्यादा है। अगर इन फाइटिंग्स नहीं रुकी, क्योंकि बहुत सारे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, ये सारे ऐसे नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अगर इनको ऐसा दिखने लगा कि क्यों ना हम दूसरे को हरा दें और तभी हम मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तब तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। लेकिन जो लोकसभा का इंडिकेशन है, और लोकसभा में बीजेपी का रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में 50-50 का रिजल्ट ये बताता है कि कांग्रेस को एज है, जो मैं समझ पा रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप देखिए कांग्रेस का टाइप भी आम आदमी पार्टी से हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी का भी प्रेजेंस हरियाणा में है। अगर आम आदमी पार्टी 10 सीट पर चुनाव लड़ती, हाँ बिल्कुल, तो अगर 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होगा, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी ने तमाम नए चेहरे को आगे करके एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को हटाने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी दूर करना। आपने देखा गुजरात में किस तरीके से बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले कितने मुख्यमंत्री बदल दिए, मंत्री बदल दिए, और बीजेपी ऐसा कई राज्यों में प्रयोग करती रही है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का इस तरह का प्रयोग क्या हरियाणा में सफल होगा? ये तो चुनाव का परिणाम ही बता सकता है, क्योंकि हर जगह एक जैसा परिणाम हो ऐसा हम देखते नहीं हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अगर इस लड़ाई को देखें तो मुझे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कॉम्बिनेशन एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, बीजेपी को जबरदस्त चैलेंज देगा। कांग्रेस लंबे समय से वहां सत्ता में रही है, कांग्रेस पावरफुल फोर्स है, उसको बीजेपी क्या तीसरी बार भी पटकनी नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में दे पाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि बीजेपी में मंथन का दौर लंबा चला है, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के रग रग से वाकिफ हैं, जेपी नड्डा मीटिंग कर रहे थे, इसलिए बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को उतारने की कोशिश की गई है। और ये जो मैं 67 उम्मीदवार को देख पा रहा हूं, उसको देख करके तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि इसमें सिर्फ विनेबिलिटी ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको देखते हुए 67 कॉन्टेस्टेंट्स को उतारा गया है। मुझे लगता है कि चुनाव आपको बहुत रोचक देखने को मिलेगा सौरभ, हरियाणा में। बिल्कुल, रोचक मुकाबला तो होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा, चुनाव एकदम 1 on 1 था। इस बार भी तमाम जानकार कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मगर जैसा कि पंकज जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं। तो लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं, उससे आप तुलना मत करिए विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है।
बाकी रही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सामने, इसीलिए उसने तमाम विधायकों के एक मंत्री के टिकट काटा है। तमाम ऐसे नाम जिनकी चर्चा थी कि उनको टिकट शायद मिलेगा, उनको नहीं मिला है। कुछ खास परिवारों को, जैसे किरण चौधरी, राव इंद्रजीत सिंह, इनके परिवार के बच्चों को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर, जैसे कि पंकज जी ने कहा, कि वेरिएबिलिटी वाला फैक्टर चला है कि आप टिकट लेकर क्या जीतने का दमखम रखते हैं, ये पार्टी ने, बीजेपी ने ध्यान रखा है और अपनी तरफ से बेस्ट दिया। अब जनता को ये बेस्ट कितना पसंद आता है, ये देखने वाला होगा। क्या जनता इन नामों को एक्सेप्ट करती है, क्या इनको जितवाती है, ये तो साफ होगा 8 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये जो पहली लिस्ट आई है, इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हरियाणा के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। और लगातार हम हरियाणा की हर छोटी बड़ी राजनीतिक जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।